हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 9 के एग्ज़ाम के नए पैटर्न पर और साथ ही साथ हम लोग बोर्ड द्वारा जारी किए गए मॉडल प्रश्न पत्र को भी सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग नए पैटर्न पर। जो आप लोगों को पता होगा कि इस बार 1 दिसंबर में परीक्षा होगी और 1 मार्च अप्रैल में। जो प्रथम परीक्षा होगी वो है प्रथम सावधिक परीक्षा। इसमें कुल 40 प्रश्न होंगे और 40 प्रश्न, हर एक प्रश्न के लिए 1-1 मार्क्स होगा। कुल 40 अंक मिलेंगे इसमें आपको, और इसके लिए कुल आपको 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा, जिसमें आपको सभी प्रश्न के अनिवार्य आंसर देने हैं। और कुल 40 प्रश्न होंगे, सभी प्रश्न के लिए 1-1 मार्क दिया जाएगा आपको। और इसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से किसी एक सही ऑप्शन को आपको चुनना है, और एक भी अगर आप गलत आंसर देते हैं तो उसके लिए कोई भी नंबर नहीं काटा जाएगा, यानी कि कोई भी गलत आंसर के लिए मार्क्स आपका नहीं काटा जाएगा। तो अब हम लोग देख लेंगे कि मॉडल सेट 1 जैक ने 2 मॉडल सेट जारी किया है क्लास 9 के लिए, जिसमें आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सेट 1 को। तो चलिए देखते हैं गणित के पहला प्रश्न को। पहला प्रश्न क्या है? तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? तो निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, तो 3 को हम लोग 3/1 के रूप में लिख सकते हैं, इसीलिए ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। आगे, 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा निम्न में से क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं कि 2 परिमेय संख्याओं को या तो जोड़िए या घटाव कीजिए, या गुना कीजिए या भाग दीजिए, हमेशा परिमेय संख्या ही होता है। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा? परिमेय संख्या। आगे अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, 0 किस प्रकार की संख्या है? तो 0 किस प्रकार की संख्या है? 0 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि 0 को 0/1, 0/2 या 0/5 कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 है, इसीलिए 0 एक परिमेय संख्या है। अगला प्रश्न देख लेंगे, प्रत्येक परिमेय संख्या है क्या है? पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, अपरिमेय संख्या है या वास्तविक? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वास्तविक संख्या है। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या है? तो वास्तविक संख्या है। आगे हम लोग देख लेंगे, 3 और 4 के बीच निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है? तो 2π, चूंकि हम लोग जानते हैं कि पाई का वैल्यू है 3.14। अब इसमें 2π लगा हुआ है, तो 2 × 3 6 से ज़्यादा हो जा रहा है, लेकिन हमको जो मान चाहिए वो 3 और 4 के बीच, इसीलिए ए तो नहीं होगा। बी देख लेते हैं हम लोग, ए नहीं होगा, तो बी क्या है? 10/3। 10 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 3.33, इस तरह से चलता जाएगा, जो कि 3 और 4 के बीच है। ये जो वैल्यू है 3.33, ये 3 और 4 के बीच में है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है। 64 टू द पावर x बराबर 8 है। तो 64 को हम लोग 2 पर पावर 6 लिख सकते हैं। 2 पर पावर 6 बराबर 64 हो जाएगा, और इस पर पावर फिर से x है, बराबर राइट साइड में क्या है? तो 8 है। 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 पर पावर 3। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पावर के ऊपर पावर रहने पर मल्टीप्लाई होता है, यानी कि 2 पर पावर 6x बराबर हो जाएगा 2 पर पावर 3। तो यहाँ पे बेस इक्वल है, इसीलिए पावर को इक्वल लिख सकते हैं। तो 6x इक्वल टू हो गया 3, इसीलिए x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3/6। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 1/2। तो इस तरह से हम 1/2 यानी कि फर्स्ट ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। आगे देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को। इनमें से कौन एक चर वाला बहुपद है? एक चर वाला बहुपद, तो फर्स्ट में जो है x और y 2 चर है यहाँ पे, तो ये तो नहीं होगा। और b में देख लेते हैं, तो इसमें x² 2x² + 3x + 4, यानी कि एक ही चर यहाँ पे है। ठीक है, तो यही बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को। बहुपद का 2x + 6 का शून्यक क्या होगा? तो शून्यक जब निकालते हैं तो जो भी एक्सप्रेशन दिया होता है उसको हम लोग बराबर 0 कर देते हैं।
तो यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि 2x बराबर -6 हो रहा है, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा -6/2, यानी कि -3 इसका आंसर हो जाएगा -3, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देख लेंगे अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9 को। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न x टू दी पावर 4 -3x² -5 की घात क्या है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि हाईएस्ट पावर, चर पर जो हाईएस्ट पावर होगा वही घात होता है, तो यहाँ पे x टू दी पावर 4 है और यहाँ x टू दी पावर 2 है, तो सबसे बड़ा क्या हो गया 4, इसीलिए 4 इसका घात हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 10, यदि p ऑफ x बराबर x - 1 हो तो p ऑफ 0 का मान क्या होगा। यानी कि यहाँ पे जो x - 1 है उसमें x के बदले 0 पुट करना है, तो क्या होगा 0 - 1, यानी कि -1 इसका आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को। 2x टू दी पावर 3 -5x² -x प्लस 3 में x² का गुणांक क्या है। तो यहाँ पे x² का जो गुणांक है उसे आपको बताना है, ठीक है। तो x² के साथ क्या है हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, x² के साथ क्या गुना है, कौन सी नंबर से गुना है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि x² के साथ -5 है, तो -5 कहाँ पे है, ऑप्शन बी में है, तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेंगे हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, यदि किसी बहुपद p ऑफ x इज इक्वल टू x टू दी पावर 31 प्लस 1 को x - 1 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। जब ऐसा प्रश्न रहे तो आपको क्या करना है, जिससे भाग देते हैं जो भाजक होता है उसको बराबर 0 कर देंगे, तो क्या मिलेगा, x का मान 1 मिल गया। अब जो x का मान मिला उसको p ऑफ x में रख देना है, तो p ऑफ x में रखेंगे यानी कि x का मान 1 रखेंगे, तो राइट साइड में क्या है x पर पावर 31 प्लस 1। अब यहाँ पे x के बदले 1 रख देना, तो x पर पावर 31 प्लस 1। तो हम लोग जानते हैं कि 1 पर पावर कुछ भी रहे वैल्यू उसका 1 ही होगा, तो 1 + 1 यानी कि 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो हम लोग देख लेंगे कौन सा ऑप्शन में 2 है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे 2 दिख रहा है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को। तो 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा बहुपद द्विपद है। द्विपद मतलब ऐसा बहुपद जिसमें 2 पद हो। तो फर्स्ट ए में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 3 पद हैं, बी में 1 पद है और सी में 2 पद है, तो यहाँ पे द्विपद पूछा था, इसीलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, x² - 9x प्लस 14 का गुणनखंड है। तो इसका गुणनखंड हम लोग कर लेंगे। कैसे करते हैं गुणनखंड, आप लोगों को पता होगा कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे x² है, तो x² का गुणांक 1 हो गया, 1 को 14 से गुना करेंगे तो 14 आएगा। अब -9 को इस तरह से तोड़ना है, -9 को इस प्रकार से तोड़ेंगे कि गुना करने पर 14 आ जाए, जोड़ने पर। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग -9 को -7 - 2 अगर लिखते हैं, -7 - 2 तो जोड़ेंगे तो आ जाएगा -9, गुना करेंगे तो 14 आ जाएगा। तो हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे, देखते हैं x² - 9x प्लस 14 इज इक्वल टू, यहाँ पे जब इसको आगे बढ़ाते हैं तो x² - 7x - 2x प्लस 14 हो जाएगा। अब दोनों में कॉमन कुछ आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो ये x - 7 हो गया और इसमें -2 कॉमन आएगा, तो x - 7। तो हम देख पा रहे हैं कि ये आगे सॉल्व करके x - 7 × x - 2 जहाँ पे ये है वही करेक्ट होगा। तो x - 7 x - 2 ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जा रहा है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 को। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, आकृति देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस आकृति को देखकर नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं सभी का आंसर देना है। तो चलिए, ये क्वेश्चन जो है निर्देशांक ज्यामिति से है। बिंदु बी का निर्देशांक क्या है, तो पहले हम लोग देखेंगे बिंदु बी कहाँ है। तो बिंदु बी हम देख पा रहे हैं कि बिंदु बी यहाँ पे है। तो बिंदु बी का निर्देशांक क्या होगा, सबसे पहले हम लोग x एक्सिस पर देखते हैं कहाँ पे काटता है, तो -5
और फिर y एक्सिस को 2 पर, यानी कि इसका जो निर्देशांक होगा वो क्या हो जाएगा -5 2, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को। निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु -3 और -5 कहाँ पे है, तो यहाँ देखेंगे हम लोग -3 -5 कहाँ पे है। -3 यानी कि एक्स एक्सिस में -3 और यहाँ पे -3 हो गया और -5 ये हो गया, तो ये जाके कहाँ पे क्रॉस करता है, ई में क्रॉस करता है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ई कहाँ पे है, बी ऑप्शन में ई हमें देख पा रहे हैं, तो ई इसका जो है आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे डी का भुज क्या है, तो चलिए फिगर को देखते हैं डी का भुज क्या है। तो डी कहाँ है, सबसे पहले देख लेंगे, ये हमें डी दिख रहा है, यहाँ पे डी दिख रहा है। डी का भुज बताना है, भुज मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, तो कितना है 6, यहाँ पे है डी का भुज, तो ये कितना है 6 है, तो 6 में हम लोग जहाँ पे 6 है उसको राइट आंसर करेंगे, यानी कि ऑप्शन ए हमें दिख रहा है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बिंदु एच की कोटि क्या है, बिंदु एच की कोटि, कोटि मतलब क्या होता है, तो y निर्देशांक, तो h पहले हम लोग ढूंढेंगे, h कहाँ है, तो h हमें दिख रहा है इस जगह h है, h की कोटि क्या है, यानी कि y निर्देशांक क्या है, तो y निर्देशांक इसका -3 है, तो -3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। h की कोटि -3, यहाँ पे हम लोग टिक कर लेंगे इसको। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन बिंदु m का निर्देशांक क्या है, तो फिगर में देखेंगे m का निर्देशांक, m कहाँ पे है, तो m हमें दिख रहा है, m का निर्देशांक, m किस जगह है, यहाँ पे m है, तो m का निर्देशांक हो जाएगा -3 0 हो जाएगा, -3 0, क्योंकि ये x एक्सिस पर ही है, तो -3 0 हो जाएगा, तो -3 0, यहाँ पे बी ऑप्शन जो है -3 0 करेक्ट कर लेंगे इसको। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 को, x अक्ष और y अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं, तो जहाँ पे x अक्ष और y अक्ष कटता है इस बिंदु को क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 21 को। 21 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, तो यदि 20 रैखिक समीकरण 2x + 3y = k का एक हल है तो k का मान क्या होगा, तो यहाँ पे चूंकि दिया है कि 2 शून्य जो है इसका हल है, इसीलिए x का मान 2 हो जाएगा और y का मान जो है 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम रखेंगे जहाँ पे x है वहाँ 2 और जहाँ y है वहाँ 3, तो 2 गुना x यानी कि 2 गुना 2 प्लस 3 गुना y का मान कितना है, तो 0 है, तो यहाँ पे 0 रखेंगे बराबर k, इसको आगे बढ़ाएंगे तो 2 गुना 2 4 प्लस 0 बराबर k, यानी कि हम देख पा रहे हैं k का मान 4 आ जा रहा है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 को, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है 2 चर वाले, तो हम लोग जानते हैं कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण को ax + by + c = 0 के रूप में लिखा जाता है, तो ये ऑप्शन जो है बी में दिख रहा है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन को, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ प्रदर्शित करता है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ क्या प्रदर्शित करता है, तो ये जो ग्राफ प्रदर्शित करता है वो एक सरल रेखा को प्रदर्शित करता है, एक सरल रेखा, आंसर ए हो जाएगा इसका। अब देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 24 को। क्वेश्चन नंबर 24, x = 5 y = 2 निम्नलिखित में से किस रैखिक समीकरण का हल है, तो यहाँ पे जहाँ x है वहाँ पे 5 और y का मान 2 रख के हम लोग चेक कर सकते हैं इसको, तो देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन को। फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, x के बदले 5 रखना है और y के बदले 2 × y, यानी कि y का वैल्यू 2 है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं 2 दूना 4 5 9, राइट साइड में 7 है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन सी को चेक कर लेते हैं, x + y = 7, x का मान कितना है, तो 5 है, 5 प्लस y का मान 2 है बराबर 7 हो जा रहा है, और इसमें भी राइट साइड में 7 दिया हुआ है, इसीलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग देख लेंगे अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25 को। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है, रैखिक समीकरण 2x + 3y = 12 का एक हल है। इसमें
हम लोग जो भी वैल्यू दिया हुआ है नीचे, जो भी निर्देशांक दिए हुए हैं उसके मान को यहाँ पे रख के देखेंगे। तो ए ऑप्शन हम लोग देखते हैं पहले क्या होता है। x का मान 2 और y का मान 3 लेके, जब x का मान 2 लेंगे तो क्या होगा, 2 दूना 4, और जब y का मान 3 लेंगे तो 3 तिया 9, 9 और 4 13, लेकिन राइट साइड में 12 है, इसीलिए ए ऑप्शन नहीं होगा। अब हम लोग देख लेंगे ऑप्शन बी को, x का मान 3 लेंगे और y का मान 2 लेंगे, तो 3 दूने 6 और 3 दूने 6, 6 6 12 हो जा रहा है, तो इसीलिए बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। यदि बिंदु 2 3 x प्लस वाई बराबर के द्वारा निरूपित रेखा पर स्थित है तो k का मान क्या होगा। चूंकि बिंदु 2 3 x प्लस वाई बराबर के पर निरूपित है, इसीलिए x का मान 2 और y का मान 3 हो जाएगा। तो 2 प्लस 3 बराबर k हो जा रहा है, तो यानी कि 5 बराबर k हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 27 को। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कर रहा है क्वेश्चन, रेखिक समीकरण 4x प्लस 3y बराबर 12 का आलेख x अक्ष के किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। x अक्ष के किस बिंदु पर प्रतिच्छेद, ये जो x अक्ष है इसके किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। तो जब भी कोई रेखा x अक्ष के किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है तो क्या होता है कि y निर्देशांक इसका 0 होगा, तो y का मान 0 हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, y का मान 0 रख देंगे, तो y का मान 0 हो जाएगा, तो 3y भी 0 हो जाएगा, इसीलिए 4x बराबर 12, तो x बराबर 3 हो जाएगा। x का मान 3 और y का मान 0, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देख लेंगे हम लोग अगले प्रश्न को, क्वेश्चन नंबर 28। 60 डिग्री का पूरक कोण का मान क्या होगा। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि दो कोण का अगर सम, दो कोण का जोड़ 90 डिग्री हो तो उसको एक दूसरे का पूरक कोण कहते हैं। तो 60 का पूरक क्या हो जाएगा, 30 डिग्री, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 को। वह कोण जो 90 डिग्री से अधिक तथा 100 से कम है, तो 90 से अधिक और 180 से कम वाले को क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 को। उस कोण का माप क्या है जो अपने पूरक कोण के आधे से 30 डिग्री अधिक है। तो चलिए वह कोण हम x मान लेते हैं, तो इसका पूरक कोण क्या होगा, 90 माइनस x हो जाएगा। अब ये क्या कह रहा है कि जो अपने पूरक कोण के आधे, पूरक कोण के आधे, ये हो गया पूरक कोण का आधे से 30 अधिक है, यानी कि ये जो x है वो अभी भी 30 अधिक है, तो 30 इसमें अगर जोड़ देंगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, तो हमें मिल जाएगा x बराबर 90 माइनस x प्लस 30 दूना 60 बटे 2, और ये 2 इधर अगर लेफ्ट में ले जाएंगे तो होगा 2x बराबर 60 और 90 150 माइनस x। अब x को इधर ले जाएंगे तो 3x बराबर 150, यानी कि x बराबर 50 हो जा रहा है। ठीक है, तो x बराबर 50 हो जाएगा, x का मान 50 है, यानी कि उस कोण की मान 50 डी। अब देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 को। नीचे दी गई आकृति में रेखाएं AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। तो रेखाएं AB और CD देख लीजिए O पर प्रतिच्छेद करती है, और AOB और AOC यहाँ पे AOC है और BOE, ये दोनों का योग कितना दिया हुआ है, ये दोनों का योग दिया हुआ हमें 70 डिग्री का, AOC और BOE का योग 70 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कोण और ये कोण दोनों जोड़ के कितना है, 70 डिग्री। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है किस कोण का मान, COE का मान, यानी कि COE, ये कोण हमें ज्ञात करना है कि कितना होगा। तो चूंकि हम जानते हैं दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ये कोण जोड़ के 70 डिग्री है, तो चूंकि ये दोनों जो 70 डिग्री है और ये तीनों कोण का मान यहाँ से यहाँ का मान जो होगा वो 180 डिग्री हो जाएगा। तो 180 में 70 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 में 70 माइनस करेंगे तो 110 आ जाएगा। तो 110 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 110 जहाँ पे है वही इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका जो है आंसर हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 को। नीचे दी गई आकृति में AB पैरेलल CD, यानी कि यहाँ पे हमें क्लियर दिख रहा है कि AB
और सी डी एक दूसरे का समांतर है। तो हमें एक्स और वाई का जोड़ निकालना है, यानी कि ये कोण और ये कोण का जोड़ कितना होगा ये बताना है। तो चूंकि ये दोनों कोण एक दूसरे का रैखिक युग्म है और रैखिक युग्म का सम 180 डिग्री होता है, जिसमें ये 50 अगर है तो ये हमें 130 डिग्री मिल जाएगा, इसका मान हो जाएगा 130 डिग्री। और ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये कोण जितना होगा ये भी कोण उतना ही होगा, यानी कि ये भी 130 हो जाएगा। तो x और y दोनों का मान 130 करके है, तो 130 और 130 कितना हो जाएगा, तो 260, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 33। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 180 डिग्री। किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने समकोण हो सकते हैं? यो भी बहुत ही इजी क्वेश्चन, एक ही समकोण हो सकता है, एक से अधिक समकोण नहीं होगा, क्योंकि एक समकोण का मान 90 डिग्री और अगर दो समकोण लेंगे तो 180 डिग्री। लेकिन त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, तो तीसरा कोण क्या 0 डिग्री का थोड़े ना होगा, इसीलिए इसका आंसर 1 हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 को। ए बी क्यू आर के बराबर है, बी सी पी आर के, और सी ए जो है वो बराबर है आपका पी क्यू के। तो यहाँ पे हम लोग इसको अरेंज करके बताना है आपको कि कौन सा सही है, कौन सा सर्वांग सम जो है सही है या सही नहीं है, ये भी बताना है। तो यहाँ पे पहले हम लोग एक त्रिभुज ए बी सी को लिख लेंगे। यहाँ पे चलिए लिख लेते हैं त्रिभुज ए बी सी, और यहाँ पे सर्वांग सम दे के हम छोड़ देते हैं। तो देखिए ए बी का जो वैल्यू है ए बी क्यू आर के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले त्रिभुज क्यू आर आ जाएगा। फिर उसके बाद हम देख पा रहे हैं कि बी सी यहाँ पे जो है बी सी किसके बराबर है, तो बी सी पी आर के बराबर है, तो पी आर आ रहा है, ठीक है। तो बी सी जो है वो पी आर के बराबर है, बी सी पी आर, जो मैच नहीं कर रहा है एक दूसरे से, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए पी आर को आर पी कर सकते हैं, तो इसको पी कर दिए, यानी कि क्यू आर पी, क्यू आर पी, त्रिभुज क्यू आर पी सर्वांग सम होना चाहिए, ये छोड़िए। तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज क्यू आर पी सर्वांग सम होगा, यहाँ पे अगर ऑप्शन में है तो करेक्ट होगा। तो ए बी सी पी क्यू आर, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो पा रहा है, ये गलत है। बी ए सी, तो यहाँ पे बी ए मतलब आगे पीछे इसको किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आर क्यू पी हो जाएगा, तो आर क्यू पी ये भी गलत है। यहाँ पे सी बी ए मतलब पूरा रिवर्स में चल रहा है, सी बी ए, तो ये पी आर क्यू हो जाएगा, पी आर क्यू ये भी गलत है। तो इसीलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में कौन त्रिभुज के सर्वांग समता की कसौटी नहीं है? तो सर्वांग समता की कसौटी हम लोगों को पता है कि ऐसे एस, तो सर्वांग समता की कसौटी होता है, ऐसे एस सर्वांग समता की कसौटी होता है। फिर ए ऐसे ये भी होता है, ये भी होता है, और एस 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 भी सर्वांग समता की कसौटी होती है। यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो सर्वांग समता की कसौटी नहीं होगी। अब हम लोग देख लेंगे अगला क्वेश्चन। दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि इन त्रिभुजों के दो कोणों के युग्म, यहाँ पे दो त्रिभुज पहले बना लेंगे हम, और यहाँ पे क्या कहा गया कि दो त्रिभुजों के कोणों के युग्म बराबर हैं, और साथ ही साथ वह भुजा जिस पर दोनों कोण बन रहे हैं बराबर हो, तो किस प्रकार सर्वांग सम होंगे, यानी कि ये भुजा और ये भुजा भी बराबर है। तो एक कोण भुजा और फिर एक कोण, एक कोण भुजा और एक कोण। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग कि ए एस ए कहाँ पे है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 38। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री का होता है। समबाहु में तीनों कोण बराबर होगा, इसीलिए 60 डिग्री इसका आंसर, ये तीनों कोण बराबर होता है, तो 60 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। देख लेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो, ठीक है, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो, ठीक है, इस प्रकार से है, तो क्या करना है, बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। कौन से नियम से, तो तीनों भुजाएं ना बराबर है तो साइड साइड साइड,
SSS हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 40। आकृति में त्रिभुज BOC तथा AOD ये जो त्रिभुज है किस नियम से सर्वांग सम है। तो चूंकि हम देख रहे हैं कि एक भुजा यहाँ पे दिया हुआ है कि बराबर है, एक कोण ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, और साथ ही साथ ये शीर्षाभिमुख कोण है यहाँ पे। तो दो कोण और एक भुजा, यानी कि देखिए कोण फिर से कोण और फिर साइड, यानी एंगल साइड रूल हो जाएगा। ठीक है, एंगल साइड, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से हमने देखा कि 40 प्रश्न को किस प्रकार से आपको सॉल्व करना था। तो ये बहुत ही एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन सारे प्रश्नों जो मॉडल सेट तैयार किया गया बोर्ड के द्वारा, इसी से या इसी के पैटर्न पर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर ये जो भी मॉडल पेपर बोर्ड द्वारा जारी किया गया इसको आप बना लेते हैं तो आप आसानी से एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए आज वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। साथ ही साथ अगले वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।